So students, now we'll see about the structural organization and function of the male reproductive system. So here you can see that already I have drawn a figure of male reproductive system. इसमें इसको अब डिटेलिंग करेंगे. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो यहाँ पे रहता है. ओके, प्राइमरी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वो स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, ये जो सैक है इसको कहा जाता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक. तो स्क्रोटम के अंदर प्रोटेक्टेड कंडीशन में ये है एब्डोमिनल कैविटी. ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी. मतलब ये बॉडी का साइड से दिखाया जा रहा है, बॉडी को साइड से दिखाया जा रहा है तो इस तरह का आएगा. तो ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ स्क्रोटल सैक के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है. एक एक टेस्टिस का वजन कितना होता है? एक टेस्टिस का वजन होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम. जो टेस्टिस है इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस चलते रहता है. अब इसको टेस्टिस को अगर जूम आउट करके हम लोग देखेंगे, टेस्टिस को आप जूम कर लिए, टेस्टिस को आप बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह का, मतलब टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा. दिस इज द टीएस ऑफ टेस्टिस, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस. अब देखेंगे, डिटेल में देखेंगे टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ होता है. तो ये स्क्रोटल स्किन है, इनकी स्क्रोटम का जो स्किन, स्क्रोटल स्किन के अंदर ये जो पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन टेस्टिस पोर्शन. ओके, अब एक एक जो टेस्टिस है, एक एक टेस्टिस कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. ये जो देख रहे हैं, ये एक एक अलग अलग कंपार्टमेंट. अब दिस कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिस आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. लोब मतलब क्या होता है? अलग अलग चेम्बर, अलग अलग हिस्सा. तो एक एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स होता है. अब एक एक टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर क्या रहता है? कुछ इसी तरह से कॉइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एक टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर. एक एक टेस्टिकुलर लोब्स में कितना 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है. एक्चुअली अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन का काम चलते रहता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या करता है? चलता रहता है स्पर्म मैच्योरेशन का काम और स्पर्म प्रोडक्शन का काम, जिस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, तब कैसे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एक डिफरेंट टॉपिक है. बाद में कोई वीडियो में इसके बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस, होल डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टोटल, यानी कि एक एक टेस्टिस में अगर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है और उसमें मान लो कि एवरेज 2-2 करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. टोटल एक टेस्टिस में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा? टोटल एक टेस्टिस में 500 के करीब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जैसे ही टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलता है, वो एक स्ट्रेट लाइन ऑफ कैनल फॉर्म करता है. दिस आर नोन एज ट्यूब्यूली रेक्टी, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बना रहा है? ट्यूब्यूली रेक्टी. अब इसी तरह से बहुत सारे 20-30 ट्यूब्यूली रेक्टी एक साथ जुड़ के एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है. बहुत सारे ट्यूब्यूली रेक्टी मिलके जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, उस नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर को कहा जाएगा रेटी टेस्टिस. ओके, तो बहुत सारे ट्यूब्यूली रेक्टी जैसे ही टेस्टिस को छोड़ने वाला होता है, देन कंबाइनिंगली दे विल फॉर्म रेटी टेस्टिस नेटवर्क. ओके, अब रेटी टेस्टिस जैसे ही टेस्टिस से बाहर गया नहीं, अभी जाने वाला है, बाहर जाने के समय यहाँ पे 20-30 वासा इफरेंसिया, 20 to 30 वासा इफरेंसिया बोल के हाईली कॉइल्ड
ट्यूब्यूल इकट्ठा बाहर लेके आएगा स्पर्म को, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आएगा ट्यूब्यूली रेक्टी में, ट्यूब्यूली रेक्टी से स्पर्म को भेजा जाएगा रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से स्पर्म को भेजा जाएगा वासा इफरेंसिया में। अब कैसे स्पर्म बाहर आता है? स्पर्म तो एक तो खुद मोटाइल यानी कि खुद तो चल ही पाते हैं, उसके साथ साथ इन लोगों में एक पर्टिकुलर इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जैसा एक तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को, जो कि स्पर्म को धकेल के बाहर की तरफ लाता है। और अल्टीमेटली 20-30 ट्यूब्यूली रेक्टी मिलके टेस्टिस के बाहरी हिस्से में, यानी कि टेस्टिस जहाँ से एब्डोमिनल कैविटी में जुड़ता है, उसी हिस्से में एक नेटवर्क जैसा एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स फॉर्म करता है, जिसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस। अभी हाईली नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? एपिडिडाइमिस। ओके, तो वासा इफरेंसिया बाहर की तरफ क्या फॉर्म कर रहा है? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस का 3 पोर्शन होता है। दिस पोर्शन इज नोन एज हेड पोर्शन, दिस पोर्शन नोन इज बॉडी पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड दिस पोर्शन इज अ टेल पोर्शन। तो एपिडिडाइमिस 3 अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है, हेड, बॉडी एंड टेल। अब एपिडिडाइमिस जैसे बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि टेस्टिस का जो नीचे वाला पोर्शन, उससे एपिडिडाइमिस बाहर की तरफ आ रहा है और एक सिंगल पाइप बना रहा है, जिस सिंगल पाइप को कहा जा रहा है वास डिफरेंस। ओके, तो इसी तरह से पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद ट्यूब्यूली रेक्टी, उसके बाद रेटी टेस्टिस, उसके बाद वास इफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस होके स्पर्म बाहर आ जा रहा है। अब एपिडिडाइमिस को कहा जाता है कि एक टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ओके, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के बाद कुछ देर के लिए एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर रहता है और अल्टीमेटली स्पर्म बाहर की तरफ कैसे आएगा? ये वास डिफरेंस का दूसरा भी नाम है स्पर्म डक्ट। ओके, एक टेस्टिस से एक स्पर्म डक्ट निकला है। अब ये जो टेस्टिस है ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, यानी कि थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। ओके, इसके अंदर जो मतलब टिश्यू जो है डैमेज हो जाएगा, तो इसका टिश्यू को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है, ये टेस्टिस बाहर की तरफ से बहुत सारे कवरिंग से ढका हुआ रहता है। 3 तरह का कवरिंग रहता है टिश्यू का। वो कवरिंग क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि जो चेम्बर्स के बाहर जस्ट बाहर जो कवरिंग रहता है, इसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वास्कुलोसा के बाहर जो कवरिंग रहता है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज नोन एज ट्यूनिका वैजिनालिस। तो ये 3 ट्यूनिका वैजिनालिस बाहर से, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये 3 जो टिश्यू लेयर से क्या होता है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट किया जाता है कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये सब ट्यूनिका वैजिनालिस, एल्बुजिनिया एंड वास्कुलोसा। ओके, यहाँ पर ट्यूनिका क्या है? ट्यूनिका एक लैटिन वर्ड है। ट्यूनिका का मतलब होता है कवरिंग। ओके, ट्यूनिक द कवरिंग, चद्दर। तो अब हम लोग देख लिए कि स्पर्म अब एपिडाइमिस से वास डिफरेंस यानी कि स्पर्म डक्ट में निकल गया है। स्पर्म तो खुद मोटाइल है, स्पर्म तो चल सकता है। अब क्या होगा, ये जो स्पर्म जैसे बाहर की तरफ आ रहा था, ये स्पर्म यूरिनरी ब्लैडर के आसपास आके एक इस पियर शेप्ड एक 2 छोटा सेमिनल वेसिकल बोल के 2 ग्लैंड के साथ जुड़ जाएगा। ओके, अब सेमिनल वेसिकल का अपना जो पाइप है जिसका नाम है सेमिनल डक्ट, वह सेमिनल वेसिकुलर डक्ट और वास डिफरेंस, ये दोनों मिलके एक कॉमन पाइप फॉर्म करेगा जिस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और वास डिफरेंस का यानी कि स्पर्म डक्ट का एक कॉम्बाइन पाइप है जो कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। अब सेमिनल वेसिकल कितना होता है? 2, एंड सेमिनल वेसिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्योंकि अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म के साथ कुछ लिक्विड को मिला जाएगा और प्रोड्यूस किया जाएगा। स्पर्म के साथ कुछ लिक्विड को मिलाया जाएगा और उसके बाद प्रोड्यूस किया जाएगा सीमेन। ओके, अभी सीमेन प्रोडक्शन का जो लिक्विड, जो वॉल्यूमेटिक लिक्विड है, उसका 60% प्रोड्यूस करेगा सेमिनल वेसिकल। ओके, जिसको कहा जाएगा सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल वेसिकल सीमेन बनाने में क्या बनाता है? सेमिनल फ्लूइड, जिसमें क्या रहता है? जिसमें फ्रुक्टोज बोल के एक कार्बोहाइड्रेट रहता है। ओके, फ्रुक्टोज रहता है और बहुत सारे मिनरल्स रहता है। तो फ्रुक्टोज और कुछ मिनरल्स प्रोडक्ट एक साथ मिला के सेमिनल वेसिकल बनाता है, सेमिनल फ्लूइड, और ये पुश कर देता है सेमिनल फ्लूइड को ये
इजैकुलेटरी डक्ट में। अब स्पर्म के साथ सेमिनल फ्लूइड मिक्स हो गया। अब इजैकुलेटरी डक्ट पास होगा बड़ा सा एक सिंगल ग्लैंड के अंदर से, जिस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना फ्लूइड इजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज करेगा, उसको कहा जाएगा प्रोस्टेट फ्लूइड। अब प्रोस्टेट फ्लूइड कितना बनाता है, टोटल 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन प्रोड्यूस करता है प्रोस्टेट फ्लूइड। अब प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म, ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाएगा, सीमेन बनाएगा। अब सीमेन को, ये जो सेमिनल फ्लूइड यानी कि स्पर्म को सेमिनल फ्लूइड से न्यूट्रिशन मिलने वाला है, क्योंकि अगर स्पर्म इजैकुलेट हो गया, बॉडी के बाहर चला जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, तो उसको वहाँ पे 72 घंटा जिंदा रहना है फर्टिलाइजेशन से पहले। ओके, सो फॉर दैट द सर्वाइविलिटी का जो चांस है उसको इंक्रीज करने के लिए सीमेन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ सीमेन स्पर्म को फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, अब जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड को पास कर रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, वो क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ यूरिनरी डक्ट के साथ मिल जाता है। अब यूरिनरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको कहा जाता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज द कॉमन डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि इससे से स्पर्म भी बाहर निकलेगा यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर निकलेगा। यूरिन और स्पर्म दोनों का एलिमिनेशन का एक सिंगल कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा बाहर की तरफ आ रहा है, अब ये एंट्री करेगा कहाँ पे, पेनिस में, एक्सटर्नल जेनिटल में। यूरेथ्रा पेनिस में एंट्री करने से पहले दोनों बल्ब शेप्ड ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिस ग्लैंड को कहा जाता है काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, काउपर्स ग्लैंड सीक्रेट करेगा म्यूकस, जो कि स्पर्म को या सीमेन को और भी ज़्यादा फ्लूइडिटी बढ़ा देगा। ओके, अब क्या होगा, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट यूरेथ्रा पेनिस में एंट्री करेगा, और पेनिस के थ्रू स्पर्म को बाहर इजैकुलेट कर दिया जाएगा। स्पर्म का जो बाहर रिलीज करने का प्रोसेस, उसको क्या कहा जाएगा, इजैकुलेशन। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, द मसल ऑफ पेनिस गेट स्ट्रेंथन, यानी पेनिस जब हार्ड हो जाता है तब, या सीधा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, इरेक्टाइल मसल की वजह से होता है। ओके, किसकी वजह से होता है, इरेक्टाइल मसल तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और पेनिस नॉर्मली तो लूज रहता है, यानी कि इरेक्टाइल मसल रिलैक्स कंडीशन में रहता है। उस समय पेनिस का जो साइज होता है वो भी छोटा रहता है, लेकिन जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला है, पेनिस अपना साइज बड़ा कर देता है। कैसे, इजैकुलेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। अब पेनिस का स्ट्रक्चर को देखेंगे, पेनिस बाहर से एक स्किन से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको कहा जाता है फोर स्किन, जो कि रिट्रैक्टाइल एक स्किन है, यानी कि फोर स्किन, पेनिस का साइज बढ़ सकता है, घट सकता है, तो फोर स्किन पेनिस को कवर करके रखता है। तो पेनिस का एक स्किनी कवरिंग का नाम है फोर स्किन। और पेनिस का जो एंड पोर्शन, जहाँ पे थोड़ा बल्ज, थोड़ा फुला हुआ रहता है पेनिस, जो कहा जाता है ग्लांस और ग्लांस पेनिस, यानी कि पेनिस का एक्सट्रीम एंड, और वहाँ पे पेनिस का ओपनिंग रहता है, जिसके थ्रू यूरिन एंड स्पर्म दोनों को पेनिस बॉडी से बाहर इजैकुलेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा देख लेंगे। यूरेथ्रा का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको क्या बोला जाता है। अब यूरेथ्रा का जो पार्ट अभी इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ा नहीं है, जो डक्ट सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, यूरेथ्रा, उस पार्ट को कहा जाता है यूरिनरी यूरेथ्रा। ओके, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है सिर्फ। अब यूरिनरी ब्लैडर से आके जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर वो इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ रहा है, इस पोर्शन को कहा जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर निकल के पेनिस तक, ये वाला जो पोर्शन है, ओपन जो पोर्शन है यूरेथ्रा, इसको कहा जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड फोर्थली, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा जो पास हो रहा है, उस यूरेथ्रा का उस पोर्शन को कहा जाता है पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, अब ग्लैंस पेनिस में यूरेथ्रा, जहाँ पे जो स्लिट में, जो ओपनिंग में आके ओपन हो रहा है, इस स्लिट को कहा जाता है यूरोजेनिटल एपर्चर, यूरिनोजेनिटल एपर्चर, यानी कि पेनिस का जो ओपनिंग, दैट इज नोन एज यूरिनोजेनिटल एपर्चर। अब पेनिस
का जो टिश्यू है उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। तो पेनिस का शेप कैसा है, थोड़ा बहुत ट्राइंगुलर शेप होता है पेनिस, है ना। बाहर की तरफ एक फोर स्किन रहता है पेनिस का, आउटर स्किन और फोर स्किन। अब यहाँ पे रहता है यूरिनरी अपर्चर जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म बाहर आने वाला है। और पेनिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, यानी कि थ्रू आउट द पेनिस जो कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके। अब पेनिस का डोर्सल साइड में, यानी कि पेनिस को ऐसे रख के इस तरह से काट के ट्रांसवर्स सेक्शन करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब पेनिस का ऊपरी हिस्सा में इधर स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। दिस टू स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर है उसको क्या कहा जाएगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इरेक्शन के समय कॉर्पोरा कैवर्नोसा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और यूरिनोजेनिटल अपर्चर को घेर के रखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहा जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। सो दिस इज द इंटरनल डाइसेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो पेनिस का बाहर की तरफ क्या रहता है, फोर स्किन रहता है या प्रीप्यूस कहा जाता है। ओके। पेनिस के बाहर की तरफ फोर स्किन या प्रीप्यूस भी इसका दूसरा नाम है। ये रिट्रैक्टाइल होता है, यानी कि ये कभी कभी जब पेनिस का साइज छोटा रहता है, यानी कि जब वो रिलैक्स कंडीशन में रहता है इरेक्टाइल मसल, तब पेनिस को कवर करके रखता है। और जब पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि जब इरेक्टाइल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब स्पर्म इजेक्ट होने वाला है, तब क्या होता है, ये पेनिस के नीचे की तरफ आ जाता है। और पेनिस का जो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि पेनिस के अंदर जो मसल या टिश्यू जो फॉर्म करता है, दे आर नॉन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब कनेक्टिव टिश्यू में ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में रहता है दो स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और पेनिस में जो अपर्चर है, यानी पेनिस का जो स्लिट है, छेदा है, उसको घेरे के रखता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम बोल के एक दूसरा स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो जब मैच्योर बेबी का मैच्योरिटी नहीं हुआ है, बेबी का जब मैच्योरिटी नहीं हुआ है, तब तक ये जो टेस्टिस जो है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी रहता है। अब जैसे जैसे मैच्योरिटी गेन करते रहता है, तब क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से धीरे धीरे ये जो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सैक या स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के अंदर डिसेंड होता है। दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस का जो आगमन हो रहा है इधर। तो हियर फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम देयर इज ए कंटिन्यूअस कैनल, दैट कैनल इज नोन एज इंगुइनल कैनल। इंगुइनल कैनल बोल के कैनल से डेवलपमेंटल, बेबी का डेवलपमेंटल फेज में मेल में क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सैक के अंदर डिसेंट होते रहता है। ओके। और किसी किसी में ये नहीं होता, किसी में जो स्क्रोटम सैक है वो खाली रहता है, उसमें टेस्टिस नहीं पाया जाता है, क्योंकि टेस्टिस डिसेंट नहीं हो पाया है, टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही रह गया है। उस जो सिचुएशन है, ये जो एबनॉर्मलिटी है, उस सिचुएशन को कहा जाता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म इट्स ए स्पेशल केस जहाँ पे क्या होता है, इंगुइनल कैनल के थ्रू टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है। इसके वजह से क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, और वो पर्सन जो होता है, वो बंदा जो होता है स्टेराइल होता है, यानी कि वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। बिकॉज अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों रहता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, यानी कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्पर्म प्रोडक्शन होने वाला होता है, जो कि बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेस्टिस को बाहर डिसेंड किया जाता है, यानी कि स्क्रोटल सैक में लिया जाता है।
ओके। अब फिर भी टेस्टिस बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आने के बाद भी एब्डोमिनल कैविटी से कुछ कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, जिस कॉर्ड को कहा जाता है कि टेस्टिस जो कॉर्ड से एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है वो सारे कॉर्ड्स को कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन का जो फिनोमेना है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता रहता है।